हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओए, वो देखो भाभी आ रही हैं। दोस्त की आवाज सुनकर हदीब जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। उसके माथे पर बल पड़ गए। पलटकर नाराजगी से दिलावर के चेहरे की तरफ देखा तो वो ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। यार कसम से तुझे इस हालत में देखकर बहुत मजा आ रहा है। तुम तो कहते थे तुम मोहब्बत जैसी खुराफात में कभी मुब्तला नहीं होगे, मगर अब देखो क्या हालत बन गई है तुम्हारी। अपने महबूब के एक दीदार के लिए कितने बेचैन हो जाते हो। फजूल बातें मत करो, वरना अभी और इसी वक्त तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। वो उसकी गर्दन को अपने बाजू में दबाते हुए मसनूई गुस्से से बोला। सरदार जी माजरत, गलती हो गई, दोबारा ये गुस्ताखी नहीं करूंगा। प्लीज गर्दन छोड़ दो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। दिलावर के वावेला मचाने पर सरदार हदीद ने उसकी गर्दन छोड़ दी। अब दोबारा से वहां पड़े एक बेंच पर बैठ गया। मुझे लगता है कि भाभी आज नहीं आई, दिलावर ने फिर से लुकमा दिया। मैंने उसे खुद यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल होते देखा था। यह भी तो हो सकता है कि वो आधी क्लास लेकर चली गई हो। नहीं, उसकी आदत नहीं है, वो हमेशा अपनी कंप्लीट क्लासेस लेती है। सरदार जी, आप तो उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं। पिछले 1 महीने से उसी को ताक रहा हूं, इतना तो मुझे अंदाजा हो ही गया है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। सरदार जी, अगर इतनी तवज्जो आप अपने बाबा के बिजनेस पर लगा लेते तो कसम उठाकर कहता हूं अभी तक आप अपनी अलग से कंपनी बना चुके होते। मुझे उन कंपनियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाहिर सी बात है, आप कैसे आपको किसी और चीज में दिलचस्पी हो सकती है। वो लोग आपस में बहस कर रहे थे कि क्लास से लड़कियां बाहर निकलने लगी। सरदार हदीद भी अपनी जगह पर उठकर खड़ा हुआ और फिर उसे वो नजर आ गई। उन सब लड़कियों के झुरमट में थोड़ी सी घबराई हुई थी। चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे, जबकि गाल लाल थे। वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि गुस्से की वजह से है या शर्म की वजह से। उसको क्या हुआ, इसने फिक्रमंदी से सोचा और मजबूत कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अचानक ही उसके दोस्त उसकी करीब आ गई, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर ही रुक गया। नीलम ने एक बार निगाह उठाकर हदीद के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपनी निगाहें सामने की तरफ मबजूल कर दी। वो तेज तेज कदम उठाती यूनिवर्सिटी के दरवाजे से बाहर निकल गई थी। यार क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्लास में भी तुम अचानक से डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे पता है कि तुम मुझे बाद में डांटोगी। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम खुलकर मुझसे शेयर कर सकती हो, नौशीन ने उसका हाथ पकड़ते हुए मजबूत लहजे में कहा। शहरयार खानजादा पिछले 1 महीने से मुझे धमकियां दे रहा है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या मतलब? वो तुम्हें पिछले 1 महीने से तंग कर रहा है और तुम मुझे अभी बता रही हो? रुको, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूं। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में ना आई तो वो मेरी फेक तस्वीर पूरे इंटरनेट पर वायरल करवा देगा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। नीलम, बखुदा मुझे तुमसे इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो जो उसकी धमकियों से डर जाओगी। तुम उसे कहो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नौशीन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी सौतेली माँ मुझसे कितनी नफरत करती हैं। वो तो हमेशा मेरी टोह में लगी रहती हैं कि उन्हें किसी तरह से मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। अगर ये तस्वीर उन तक पहुंच गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो मेरा क्या हशर करेंगी। कुछ भी नहीं होगा, हम खुद ही ये मामला सेटल कर लेंगे। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं, नौशीन उसका चेहरा थपकते हुए बोली। हदीद जो कि थोड़े ही फासले पर खड़ा उनसे ला ताल्लुक नजर आ रहा था, मगर उसके कान उनकी बातों पर ही थे। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। शहरयार का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूमने लगा। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। उसमें शाहरुख खान की मशहूर फिल्म का डायलॉग बोला, और ये बात सच भी थी। जब से उसे नीलम साहिबा से मोहब्बत हुई थी तब से उसने हर तरह के बुरे काम छोड़ दिए थे।
और अब वो पहले की तरह यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी भी नहीं करता था। आता, अपनी क्लास लेता, अपने महबूब का दीदार करता और खामोशी से निकल जाता। उसके दोस्त हैरान होते थे कि वो अपनी महबूबा से मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करता। वो जानता था कि नीलम छोटे से दिल की मालिक है। अगर इसने इस तरह की कोई हरकत की तो वो बहुत घबरा जाएगी। वो उसे वक्त देना चाहता था और उसने ये भी फैसला किया हुआ था कि वो डिग्री के बाद उसके घर रिश्ता लेकर जाएगा। शहरियार के बारे में पता करो कि वो इस वक्त कहाँ पर है, उसने इब्राहिम बादशाह को हुक्म दिया। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, मुझे उसकी खबर लेनी है। आजकल वो पटड़ी से नीचे उतरा हुआ है, उसे दोबारा से पटड़ी पर चढ़ाना है। सरदार साहब, अब बताएं तो हुआ क्या? तुम्हें जो कहा है वो करो। अभी और इसी वक्त उसको मेरे अड्डे पर बुलाओ, लेकिन उसे ये महसूस ना होने देना कि कोई खतरे वाली बात है। उससे तो अच्छा है कि हम उसके फ्लैट में चले जाते हैं। क्या तुम्हें उसके फ्लैट के बारे में पता है? हाँ, आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूं। थोड़ी सी देर में वो लोग शहरियार के सामने खड़े थे। अरे हदीद साहब, आपका यहां पर कैसे आना हुआ? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, हदीद ने उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मारा। खून का फवारा उसकी नाक से निकला और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अब की बार हदीद ने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी औरत पर गलत नजर रखने की? जलील इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो गुस्से से बेकाबू हो गया तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। इब्राहिम पाशा को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसको किस तरह से रोके, जबकि उसकी बात सुनकर शहरयार हंसने लगा। अच्छा, तो क्या तुम भी उसी के आशिक हो? यार कसम से वो लड़की इस कदर खूबसूरत है कि उससे निगाहें हटाना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले कि वो हदीद उसके मुंह पर एक और मुक्का मारता, वो उसे धमकी देते हुए बोला, ये मत भूलो कि तुम्हारे बहुत से राज ऐसे हैं जिनसे मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि तुम मेरे साथ क्लब भी गए थे और वहां पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया था। वो बाईं आंख मारते खबासत भरे अंदाज में बोला। हदीद का बस नहीं चल रहा था, वो उसकी गर्दन मरोड़ दे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी औरत से दूर रहूंगा, मगर तुम दोबारा कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करोगे। अब छोड़ो मुझे। अपना गिरेबान छोड़वाता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। मुझे वो सारी वीडियोस दो। क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है? फिक्र मत करो मेरे यार, मैंने उसे परेशान नहीं करना। वैसे तुम्हें नीलम से मोहब्बत कब हुई? मैंने जब उसे पहली नजर देखा था तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था मैं उसी से निकाह करूंगा। यार जरा सोचो कि अगर उसको तुम्हारे माजी के बारे में पता चल जाता है कि तुम माजी में कितने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दे चुके हो और कितनी लड़कियों के चक्रों में मुलव्विस थे, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो इसको इस बारे में कोई नहीं बताएगा, और अगर तुमने मेरे साथ किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की तो मैं कसम उठाकर कहता हूं तुम्हें ऐसी जगह पर दफन करूंगा जहां से कोई नहीं निकाल पाएगा। शिकारी कुत्ते भी तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे, मगर किसी को तुम्हारी बू तक नहीं आएगी। उसे धमकी देता हुआ वो वहां से जा चुका था। हदीद के जाने के बाद शहरयार ने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली। बचपन से ही उसकी आदत थी, वो अपने साथ हमेशा की एक रिकॉर्डिंग डिवाइस रखता था। उन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। हदीद साहब, आपने जो मुक्का मुझे मारा है इसका आपको बहुत भारी हिसाब देना होगा। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर ले। वो तो वैसे भी यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने वाला था। उसका नीलम की तस्वीरें बनाने का, उनको अपलोड करने का भी कोई इरादा नहीं था। बस उसको इस छोटी सी लड़की को तंग करते बहुत मजा आता था। हदीद के साथ इसकी काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी। वो इसकी पर्सनैलिटी से जेलिस होता था, क्योंकि सब लड़कियां सिर्फ और सिर्फ हदीद की तरफ ही मुतवज्जो थी। उसके होते हुए कोई भी शहरयार को घास डालना पसंद नहीं करती थी। अगले ही दिन पूरी यूनिवर्सिटी में ये रिकॉर्डिंग जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई अपने मोबाइल में यही सुन रहा था। यार तुम्हें पता है, हदीद को इस छोटी सी मासूम लड़की से मोहब्बत हो गई है। मुझे तो उस लड़की पर तरस आ रहा है, बेचारी। कुछ लड़कियां उस पर तरस खा रही थी,
जबकि कुछ लड़कियां जल भुन गई थीं। वो जब अपनी क्लासरूम के अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ एकदम गहरी खामोशी छा गई। क्या हुआ, सब खामोश क्यों हो गए? उसने कांपते हुए लहजे में सवाल किया। बीबी, हम तो तुम्हें बहुत ही नेक और शरीफ समझते थे, मगर तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। कसम उठाकर कहती हूँ, तुम्हारी हिम्मत को और तुम्हारी चालाकी को दाद देनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम और सबसे अमीर लड़की को अपने जाल में फंसाया है तुमने। सोनिया, जो कि उसकी क्लास की सबसे बदतमीज और मगरूर लड़की थी, उसके ऐन सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालते दो टोक अंदाज में बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे किरदार पर उंगली उठाने की? बस बस, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं। अब तो तुम्हारी हकीकत सब लोगों के सामने आ चुकी है। चलो तुम्हें भी वो रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। जैसे जैसे नीलम वो सुनती गई, उसे लगता गया कोई पिघला हुआ सीसा उसके कानों में उंडेल रहा है। हदीद के माजी के बारे में सुनकर उसे उसकी वजूद से घिन महसूस होने लगी। इस बात का तो उसे अंदाजा हो चुका था कि वो आदमी इसे पसंद करता है, क्योंकि वो जहां कहीं भी जाती थी वो उसी जगह मौजूद होता था। वो जानबूझकर इसको नजरअंदाज करती थी। खैर, बहुत जल्द तुमसे प्रिंसिपल साहब की ऑफिस में मुलाकात होगी, क्योंकि अब मैं तुम लोगों की शिकायत लगाने जा रही हूँ। तुम लोग यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर रहे हो। वो वहां से निकलने ही लगी थी कि नीलम ने उसकी बाजू मजबूती से पकड़े, मगर सोनिया अपना हाथ झटकती क्लासरूम से बाहर निकल गई। हदीद, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अपनी जिंदगी का कितना बड़ा ब्लंडर मारा है? तुमने खुल्लम खुला शहरियार को धमकी दी है। वो ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। अगर पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाती है तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। वो एचओडी के सामने बैठा टांग पर टांग चढ़ाए आराम और इत्मीनान से उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि एचओडी उसके अपने ही सगे मामू थे। तो फिर आप किस लिए हैं मामू जान? इस मामले को अभी और इसी वक्त दबा दें और शहरयार की तो फिक्र ही मत करें। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। उसने मेरे साथ चालाकी करके अपनी मौत को दावत दी है। बस कर जाओ हदीद, बहुत हो गया। मैं तुम्हारी कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो उस मासूम लड़की की फिक्र कर लो। तुम्हारी वजह से उसकी क्या इज्जत रह गई है इस यूनिवर्सिटी में। किसी को भी यह हक नहीं है कि वो उसके किरदार के बारे में बोले। तुम किस किस का मुंह बंद कराओगे? मैं सबको आग लगा दूंगा, वो ऊंची आवाज में चिल्लाया था। ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होता है, हकीकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं। तुम किसी को भी खामोश नहीं करवा सकते। बेहतर यही है कि अपने आप पर कंट्रोल करो और अपने आप को बेहतर बनाओ। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। एचओडी ने निगाहें उठाकर देखा और फिर अंदर आने की इजाजत दे दी। वो कोई और नहीं बल्कि नीलम थी। आंखों में आंसू लिए कांपते हुए वजूद के साथ वो एचओडी के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो इस कदर घबराई हुई थी कि उसने गौर ही नहीं किया कि साथ वाली कुर्सी पर कोई और शख्स बैठा हुआ है। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये कहकर वो रोने लगी। हदीद को लगा कि उसके आंसू इसके दिल पर गिर रहे हों। एचओडी ने एक नफरत भरी निगाह अपने भांजे पर डाली। सर, आप जानते हैं कि जो कुछ भी इस यूनिवर्सिटी में फैला हुआ है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उस इंसान को जानती भी नहीं हूं और ना ही मैंने कभी उसे ठीक तरह से देखा है। सब लोग उसके साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरी फैमिली किस कदर स्ट्रिक्ट है। अगर मेरी मामा को पता चल गया तो वो मुझे यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन ही नहीं देंगी। वो ये कहकर फिर से फूट फूट कर रोने लगी। देखिए मिस, आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये जिसने भी किया है उसको हिसाब देना होगा। मैं चाहती हूं आप मिस्टर हदीद से भी इस बारे में पूछें, क्या उनको किसने ये हक दिया कि वो किसी की जात के बारे में इस तरह से बात करें। हर इंसान की इज्जत होती है और हर इंसान की बाउंड्रीज होती हैं। लोगों को उन बाउंड्रीज का ख्याल रखना चाहिए। वो तल्ख लहजे में बोली। अभी भी उसने निगाहें दाएं जानिब नहीं उठाई थी, वरना अगर एक नजर देख लेती तो शायद इतनी हिम्मत ना आती। ठीक है, आप टेंशन मत लें। अगर आप मेरा मशवरा माने तो चंद दिनों के लिए यूनिवर्सिटी से ऑफ कर लें। जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं आपको दोबारा से यूनिवर्सिटी बुला लूंगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वो बाहर निकलने ही लगी थी कि उसकी नजर वहां पर बैठे हदीद पर पड़ी, जो कि लाल अंगारा आंखों से उसी के चेहरे को देख रहा था। उसका दिल लरज उठा। वो एक लम्हे की देरी किए बगैर कमरे से बाहर निकली। क्या ये सारी बातें मैं उसके सामने बोल रही थी? उसने अपने आप से सवाल किया। अगर बोल भी दी हैं तो इसमें मसला क्या? उसको भी पता होना चाहिए कि मैं उससे डरती नहीं हूं। 2 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी और ये 2 दिन हदीद के लिए बहुत मुश्किल साबित हुए थे। हर वक्त उसकी निगाहें यूनिवर्सिटी में भटकती रहती और उस छोटी सी लड़की को तलाश करती रहती थी। तुम अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता क्यों नहीं देते? मेरी मानो तो रिश्ता लेकर उसके घर जाओ। तुम्हें लगता है कि वो मुझसे शादी करेगी? अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? यार, तुम्हें कौन इनकार कर सकता है? मुझे नीलम साहिबा इनकार कर सकती हैं। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। शहरयार का मसला तो वो सॉल्व कर चुके थे। उसको उन्होंने अपने फार्म हाउस में रखा हुआ था। जिस दिन वो यहां से भाग रहा था उसी दिन उन्होंने उसे एयरपोर्ट से पकड़ लिया था। अब वो उसे एक वीडियो बनवाना चाहते थे जिसमें वो सब लोगों को ये बताने वाला था कि वो ऑडियो फेक थी और उसने वो ऑडियो एआई से जनरेट करवाई थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो यूनिवर्सिटी वापस आई थी। अब उसका मूड भी काफी हद तक बेहतर हो गया था। यूनिवर्सिटी के लोग भी इस किस्से को भूल गए थे। अब उनकी तवज्जो एक दूसरे किस्से की तरफ थी। वो एक बहुत बड़ी और पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, इसलिए वहां पर आए रोज ही तरह तरह के वाकयात होते रहते थे। उनमें से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होते और कुछ बहुत ही खतरनाक। वो लाइब्रेरी में बैठी अपना काम कर रही थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। पलट कर देखा तो वहां पर हदीद खड़ा था। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आपके पास 5 मिनट का वक्त होगा? चंद लम्हों तक वो उसके चेहरे को देखती रही और जवाब दिए बगैर दोबारा से अपनी किताबों पर झुक गई। मिस, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर है आप यहां से चले जाएं। सब स्टूडेंट्स भी उनकी तरफ निगाहें उठाकर अजीब से अंदाज में देखने लगे। मिस, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है मैं ये खुद क्लियर कर दूंगा। प्लीज उसकी टेंशन ना लें। देखिए मिस्टर हदीद, अगर मैं आपकी इज्जत करके आपको कुछ कह नहीं रही और खामोशी से आपकी फजूल बातें सुन रही हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दें। जब मैंने आपको कह दिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद यू, सो इट्स क्लियर कि मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं है और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। यहां से चले जाएं। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं तैयारी कर रही हूं। ठंडे लहजे में उसको जवाब देती वो अपनी किताबों पर झुक गई थी। हदीद का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। आज से पहले कभी भी किसी ने उसे इतना कोरा साफ जवाब नहीं दिया था। लाइब्रेरियन भी उसे डांटते हुए कहने लगी, सर, आप लाइब्रेरी में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। या तो खामोशी से एक जगह बैठ जाएं या फिर यहां से चले जाएं। वो कुछ सोचते हुए नीलम के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया और अब पुरसकून अंदाज में उसके चेहरे को देखने लगा। नीलम मुसलसल महसूस होने वाली नजरों से खाइफ हो गई थी। आपको पता है कि आपकी इस हरकत की वजह से मैं आप पर हरेसमेंट का केस करवा सकती हूं। ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हर पेशी पर आपसे मुलाकात होती रहा करेगी। वो लापरवाही से बोला। नीलम दांत पीस कर रह गई। किस कदर ढीठ इंसान है, उसने दिल ही दिल में सोचा। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगी तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर सारी रात यहीं पर ही बैठे रहिए। इसका मतलब है कि आप मेरे साथ ही बैठेंगी? मैम, मुझे ये परेशान कर रहे हैं। वो खुद नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई। अब की बार लाइब्रेरियन ने हदीद को इस धमकी के साथ वहां से बाहर निकाला कि वो एचओडी के पास जाकर उसकी शिकायत लगा देगी। वो उसे डरा नहीं था, बल्कि ये सोचकर वहां से चला गया था कि अगर मामू जान को फिर से पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो वो घर में शिकायत लगा दे। दूसरी तरफ उसने बाबा के बिजनेस में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। तकरीबन 1 महीने के अंदर ही उसने आधे से ज्यादा शेयर्स अपने नाम करवा लिए थे। वो उनके आधे बिजनेस का मालिक बन गया था। एक दिन वो उनके साथ लॉन में बैठा कॉफी पी रहा था जब वो मुस्कुराते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं ये सारी फुर्तियां तुम शादी के लिए दिखा रहे हो? बाबा जान, 26 साल तो मेरी उम्र हो चुकी है। ये अलग बात है कि मैंने यूनिवर्सिटी में लेट एडमिशन लिया था,
और अगर मैं शादी के लिए कर रहा हूं तो इसमें कुछ गलत तो नहीं? वो अपने चेहरे पर मासूमियत के तासुरात सजाते बोला। उसके बाबा खुलकर मुस्कुरा दिए। हाँ, इसमें गलत तो नहीं, लेकिन लड़की खानदानी होनी चाहिए, उसकी गारंटी मैं खुद देता हूं। वो अपने सीने पर हाथ रखते पुरजोश अंदाज में बोला। बाबा की तरफ से उसे तसल्ली मिल चुकी थी और उसे यह भी यकीन था कि उसके बाबा उसकी मामा को मना लेंगे। अब असल काम दुल्हन को मनाने का था। वो जो उसका चेहरा देखने की भी रवादार नहीं थी। वो उसे देखकर अपना रास्ता तब्दील कर लेती थी। वो जहां कहीं भी बैठा होता वहां से उठकर चली जाती। वो अब उससे बहुत ज्यादा खिंची खिंची रहने लगी थी। खैर, दोस्ती तो पहले भी उनमें नहीं थी, मगर अब खुली दुश्मनी का आगाज हो गया था। एक दिन वो एचओडी के कमरे में मौजूद थी और उनसे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कर रही थी। जब हदीद भी अंदर दाखिल हुआ, वो साइड पर खड़ा होकर फारिग लोगों की तरह उसके चेहरे को देखने लगा, यूं जैसे उससे कोई जरूरी काम ही ना हो। वो बार बार अपनी बात भूल रही थी। सर, देखे ना ये मुझे कैसे परेशान करते हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ये मुझे इसी तरह घूरते हैं। वो यकदम रूहानी हो गई, जबकि हदीद उसके इस अंदाज पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मामू जान ने अपने भांजे को घूरा तो उसने सर के इशारे से उन्हें सलाम किया और वहां से चला गया। उसने अपनी सफाई देना जरूरी नहीं समझा था। वो अब इस लड़की को सिर्फ ये कहना चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स को उसके घर में भेजने वाला है। उस दिन वो काफी देर तक उस छोटी सी लड़की का इंतजार करता रहा था, मगर उसकी 3 क्लासेस थी। एक के बाद वो दूसरी क्लास में घुस गई और फिर तीसरी क्लास लेकर जब बाहर निकली तो वो पिलर के साथ टेक लगाकर खड़ा था। मैडम साहिबा, मैं किसी भी किस्म का तमाशा नहीं चाहता, बस आपसे एक छोटी सी बात करनी है। मेहरबानी करके अपना कीमती वक्त में से 5 मिनट मुझे दे दें। वो नजरअंदाज करते हुए तेज तेज कदम उठाने लगी। मैडम साहिबा, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं गली का कोई आवारा लड़का नहीं हूं जो आप मुझसे इस तरह का सलूक कर रही हैं। उसे वाकई बुरा लग रहा था। इस लड़की को कम से कम एक बार रुककर उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। जी, मैं जानती हूं कि आप एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत ही अमीर इंसान हैं, मगर मेरे लिए आप किसी पनौती से कम नहीं हैं। आपकी वजह से मैं पूरी यूनिवर्सिटी की नजरों के सामने आ गई हूं। हर कोई आपका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं कि मेरे लिए इस यूनिवर्सिटी में सरवाइव करना कितना मुश्किल हो गया है, और अगर मेरे वालिदैन को पता चल गया तो वो मुझे जान से ही मार देंगे। मैडम साहिबा, मैं उन सब के मुंह बंद कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप एक बार मुझे इजाजत दें। मैं यहां पर किसी भी किस्म की गुंडागर्दी नहीं चाहती। आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार तो कर दिया, मेरी ख्वाहिश भी सुन लें। मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं और आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। पहले तो वो मुस्कुराई और फिर हंसने लगी, इतना हंसी कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। वैसे तुम लड़कों के पास सिर्फ यही एक हथियार है कि निकाह का झांसा देकर लड़की को आसानी से फंसा लेते हैं, मगर क्या है ना कि मैं उन लड़कियों की तरह हरगिज नहीं हूं। मैं आपको झांसा नहीं दे रहा। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मुझे बहुत पहले ही। बात करते करते वो खामोश हो गया। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, उसने 2 टोक अंदाज में कहा और वहां से जाने लगी कि हदीद ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई। उसका हाथ उठा और हदीद के चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो हलक के बल धाड़ी। आसपास से गुजरने वाले सब स्टूडेंट्स हैरत से इस लड़की को देख रहे थे। उनका मामला यूनिवर्सिटी की कमेटी के सामने भी गया था और तब उसने सब लोगों को यही कहा था कि हदीद उसे हरासा करता है, उसको परेशान करता है। वो अब इस चूहे बिल्ली के खेल से बहुत तंग आ चुकी थी। वो अब किसी तरह उसे पीछा छुड़वाना चाहती थी और फिर हदीद को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसको लग रहा था उसकी जान छूट चुकी है, मगर वो नहीं जानती थी कि उसने ये हरकत करके मुसीबत को दावत दी है। रात का वक्त था। उसके बाबा भी घर पर ही मौजूद थे। वो कमरे में बैठी पेंटिंग कर रही थी और अगले ही लम्हे उसके बाबा जान कमरे में दाखिल हुए। बाबा, मैं बस आपके पास आने ही वाली थी, ये थोड़ी सी पेंटिंग रह गई थी, उसने मासूमियत से कहा तो उसके बाबा खुलकर मुस्कुराए। कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरे पास आए या फिर मैं अपनी बेटी के पास जाऊं, एक ही बात है। वो उसके बालों को प्यार से समेटते हुए कहने लगे।
مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے. بات نہیں بلکہ مجھے تم سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. امید ہے تم مجھے انکار نہیں کرو گی. بابا جان، میں نے کیا آپ کو پہلے کبھی منع کیا ہے جو اب منع کروں گی؟ وہ چہرے پر مصنوعی خفگی سجاتے بولی. ہاں، مجھے اپنے بچے پر یقین ہے. میں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ تمہاری منگنی طے کر دی ہے. بہت ہی اچھا بچہ ہے، اپنے بابا کا بزنس سنبھال رکھا ہے. اس کے بابا سے میری کافی پرانی دوستی ہے. میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. بہت ہی زبردست فیملی ہے. تم وہاں خوش رہو گی. یہ سن کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی. پہلے میں چاہ رہا تھا تمہاری ماں تم سے اس بارے میں بات کرے، مگر پھر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہاری ان کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ نہیں ہے، تو میں خود ہی تمہارے پاس چلا آیا. بابا جان، آپ کو جو بھی ٹھیک لگتا ہے آپ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہوگا. میں بس تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تم کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی؟ اگر ایسی بات ہے تو کھل کر مجھے بتا سکتی ہو. اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے حدید کا چہرہ گھوما، مگر اس نے جھٹک دیا. نہیں بابا، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں. وہ کھل کر مسکرا دیے. میری پیاری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے. وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے. اب اس کا پینٹنگ کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا. وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹ گئی. کافی دنوں سے وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی. اس کی سہیلی نے اس کو منع کیا تھا کہ جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا تب تک تم گھر پر رہو. رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا. وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی بالکنی میں کودا ہو. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. یا اللہ خیر کرنا. اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناممکن کام تھا. خدا کا شکر تھا کہ رات سونے سے پہلے اس نے بالکنی کا دروازہ بند کر دیا تھا. کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی. کافی دیر بعد وہ اپنی سوتیلی بہن کو لے کر اندر داخل ہوئی تھی، مگر اب چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی. اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے. اس نے جب اس بارے میں اپنی سہیلی کو بتایا تو وہ پرجوش انداز میں کہنے لگی، تم مانو یا نہ مانو، مجھے تو پکا یقین ہے کہ یہ حدید کا کام ہے. آج وہ مجھ سے یونیورسٹی میں ملا تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اس کا پیغام پہنچا دوں. وہ تم سے ایک بار ملاقات کرنا چاہتا ہے اور کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس سے ملنے کے لیے نہیں جانا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی. نیلم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی. ایک رات وہ بالکنی کا دروازہ بند کرنا بھول گئی اور پھر اسی رات ہی وہ کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا. اس نے دیکھا کہ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی. اس کے ریشمی سیاہ بال اس کے تکیے پر پھیلے تھے. چہرے پر ہمیشہ کی طرح معصومیت تھی. وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا. تم بہت حسین ہو، اس میں کوئی شک نہیں. میں تمہاری اس معصومیت پر ہی مر مٹا تھا، مگر جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. میرا ارادہ تمہیں غلط انداز سے چھونے کا ہرگز نہیں تھا. میں تو بس تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر تم مجھے سمجھ نہ سکی. چھوٹی سی لڑکی، اپنے کیے کا تمہیں حساب دینا ہوگا. تمہارے اس نازک سے تھپڑ کی بازگشت مجھے مسلسل اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے. آج سے پہلے کبھی بھی میرے باپ نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو بہت ہی دور کی بات تھی. وہ اب اس کے بالوں کی لٹوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. وہ ہلکا سا کسمسائی اور پھر آنکھیں کھول ڈالی. حدید اس کے بے حد قریب موجود تھا. دونوں میں چند انچ کا فاصلہ تھا. اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، حدید نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی. اس رات حویلی میں صرف وہ اور اس کی سوتیلی بہن تھی. اس کی بہن تو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ باقی ملازم بھی کوارٹر میں موجود تھے. گیٹ پر کھڑا گارڈ بھی خراٹے لے رہا تھا. حدید اسے بہت ہی آسانی سے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا. جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے عالیشان کمرے میں موجود تھی. اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی تو گزرے ہوئے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے. وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی، لیکن جب اس نے اپنے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی تو اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی. اس وقت وہ نائٹ سوٹ میں نہیں بلکہ حدید کا جوڑا پہنے ہوئے تھی.
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے عورتوں کی اونچی آواز بالکل بھی پسند نہیں، آہستہ آواز میں بولو، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ اب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر لڑکھڑاتے ہوئے پھر سے گر پڑی۔ اسے کمزوری ہو رہی تھی۔ میں نے تو بس وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، تم اندر سے بھی اتنی حسین ہو جتنی باہر سے۔ وہ بائیں آنکھ مارتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم میری عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ چھوٹی سی لڑکی، تم نے بھی تو میری عزت کے ساتھ کھیلا تھا، میں نے تو بس اپنا بدلہ لیا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنی سوسائٹی میں کتنی ذلت اٹھانی پڑی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور تیز لہجے میں بولی، مجھ سے نکاح کر لو پلیز، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں تمہارے قدموں میں گرتی ہوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو بھول جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو، میری عزت کو بچا لو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بارے میں سوچ کر جواب دوں گا، وہ لاپرواہی سے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کے چند دوست بھی تھے۔ نکاح کا انتظام ہو گیا ہے، جلدی سے اٹھ کر نیچے آ جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنی ایک ملازمہ کو اس لڑکی کے پاس بھیج دیا۔ اس نے سادہ سے ایک سوٹ پہنا تھا اور ہلکا پھلکا تیار ہوئی تھی۔ اب وہ نیلم شہروز سے نیلم حدید بن چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک ایسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا جس کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ حدید صاحب ایک بار پھر سے کمرے سے چلے گئے، جبکہ وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کمرے میں حدید کی جگہ ملازمہ داخل ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے صاحب کہاں پر ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ جی صاحب کا ہی حکم ہے، یہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ میں آپ کو یہ پیغام دے دوں۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اپنے صاحب کو کہو وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے چلے اور میرے بابا کے سامنے اس بات کا اعتراف کرے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، بی بی صاحبہ، صاحب تو یہاں پر نہیں ہیں، وہ تو کہیں چلے گئے۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولی اور پھر زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بی بی صاحبہ، ابھی دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، آپ آرام سے اپنے گھر جا سکتی ہیں، کوئی آپ پر شک بھی نہیں کرے گا۔ اس نے مجھے میرے گھر سے اٹھوایا ہے، وہ ملازمہ کو بتا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس کے والدین تو دونوں 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جہاں تک اس کی بہن کا سوال تھا تو اسے تو ویسے بھی کبھی بھی اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو یہ اس کے پاس اچھا موقع تھا۔ ڈرائیور باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کو آپ کے گھر پہنچا دے گا۔ حدید صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ وہ دوبارہ سے اپنی حویلی واپس لوٹ آئی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اس کے ماما بابا بھی آ گئے۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہے؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہارے رشتے والے تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ کسی اور سے نکاح کر کے آئی تھی۔ اس نے انکار کرنا چاہا مگر الفاظ منہ میں ہی دب گئے۔ بیٹا، ماما کی بات مانو اور جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ۔ جی ٹھیک ہے بابا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی کہ اس کو موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ویسے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھ سے نکاح کر کے تم کسی اور کے لیے اپنے آپ کو نئے سرے سے سجانے لگو گی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے رہا۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ میری جان، مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا ہے۔ تم نے میرے کمرے میں کہیں پر کیمرہ تو نہیں لگایا؟ اگر تم اس کو ڈھونڈ سکتی ہو تو ڈھونڈ لو۔ اگر تم اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ ویسے تم پر بلیک کلر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ تم نے میرے ساتھ غلط کیوں کیا حدید؟ میرا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی تم نے مجھے سزا دی ہے۔
तुम ने मुझे मेरी अपनी ही नजरों में गिरा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने वजूद से घिन महसूस होती है। मैं यही तो चाहता था कि तुम उसी आग में जलो जिस आग में तुम मुझे जला रही थी। मगर तुमने तो कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और मोहब्बत करने वाले लोग अपने महबूब को तकलीफ तो नहीं पहुंचाते, वो तो अपने महबूब की खुशी को मद्देनजर रखते हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं गलत था। मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं थी। शायद मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, और अब जब मैंने तुम्हें इस्तेमाल कर लिया तो मेरी तलब भी खत्म हो गई। हदीद कॉल काट चुका था। वो काफी देर तक मोबाइल की स्क्रीन को घूरती रही जो कि बंद हो चुकी थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आमना बेगम की आवाज सुनकर वो जल्दी से होश की दुनिया में आई। बस थोड़ी देर और, फिर बाहर आती हूँ। उसकी मामा का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, और उसके बाप ने उसकी देखभाल के लिए दूसरी औरत से शादी कर ली थी। मगर उस औरत ने कभी भी इसे माँ जैसा प्यार नहीं दिया था। वो हमेशा से इसको धुतकारती थी और इसके मुकाबले में अपनी सगी बेटी को अहमियत देती थी। वो कभी भी अपनी सौतेली माँ के करीब नहीं रही थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा जलील करती थी, और वो हमेशा कोशिश करती थी कि इकराम साहब के हाथों भी जलील करवाती रहे। आज वो कुछ सोचते हुए उसके पास गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सौतेली माँ उसके सर को प्यार से थपक रही थी। जानती हूं कि हमारे आपस के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, और इसमें सबसे ज्यादा कसूर मेरा ही था। मगर अब जब मैं तुम्हें रुखसत कर रही हूं तो न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो रहा है। माजी में जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो अपनी इस गुनहगार माँ को माफ कर देना। ये कहकर उन्होंने प्यार से उसका चेहरा थपका और उसे जल्दी की ताकीद करके वहां से चली गई। वो खुद हैरान हो रही थी कि अचानक से उसकी माँ को क्या हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपना मेकअप मुकम्मल किया। जब बाहर गई तो पक्की उम्र के दो नफूस बैठे थे। जवेरिया बेगम उसे देखकर मुस्कुराने लगी। यकीनन ये उसके होने वाले शौहर की अम्मा थी। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया, उसके माथे पर बोसा दिया। उन्होंने इसे अपने पास ही बिठा लिया था। आज ही वो मंगनी की रस्म भी करके चले गए थे। उसके हाथों में इस वक्त किसी और के नाम की अंगूठी थी। अब्बा ने एक और नया बम उसके सर पर गिराया था कि अगले ही हफ्ते तुम्हारा निकाह हो जाएगा। वो एक निकाह के ऊपर कैसे दूसरा निकाह कर सकती थी? पहले उसने सोचा वो अपनी माँ को एतमाद में लेगी और उन्हें सारी हकीकत के बारे में बता देगी, मगर फिर उस डर से खामोश हो गई, कहीं वो उसे गलत ना समझे। उसने सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया था। वो रोज तहज्जुद की नमाज अदा करती थी और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाती थी। हदीद साहब जो कि अपने कमरे में ही मौजूद होते और अपने लैपटॉप पर उस छोटी सी लड़की की हरकतों को देख रहा होता। कभी कभार तो उसे इस लड़की पर तरस आता और कभी कभार उसे इस पर बहुत ज्यादा प्यार आता। मेरी जान, बस थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो, फिर इसके बाद तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। मैं बस चाहता हूं जो तकलीफ तुमने मुझे दी है, तुम एक बार उस तकलीफ से गुजर जाओ। उसके निकाह का दिन आ गया था। वो दुल्हन बनी शीशे के सामने बैठी थी। उसने खुद को एक नजर देखा तो फिर निगाहें पलटना ही भूल गई। उस पल बहुत ज्यादा रूप आया था और मेहंदी का रंग भी बहुत तेज चढ़ा था। सब लड़कियां कह रही थी तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा, जबकि वो सोच रही थी कि कौन से नंबर वाला शौहर, वो शौहर जिसके निकाह में वो अभी है या फिर वो शौहर जिससे वो दूसरा निकाह करेगी। या अल्लाह, मुझसे ये गुनाह सरजद मत करवा। मैं बहुत बेबस हूँ। सिर्फ तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। सिर्फ तू ही है जो मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकता है। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा दे। जब उसे स्टेज पर ले जाकर बिठाया गया तब उसने फैसला कर लिया था कि वो इस निकाह से इनकार कर देगी। लेकिन जब मौलवी साहब ने हदीद का नाम लिया तो उसने बेसाख्ता अपनी गर्दन उठाई और अपने दाएं जानिब देखा, जहां पर वो दुश्मने जां बैठा मुस्कुरा रहा था। इसको लगा था कि इसकी आंखों ने कुछ गलत देख लिया है। उसने बेसाख्ता अपनी आंखें मली, दोबारा से देखा। मंजर तब्दील नहीं हुआ था। वहां पर हदीद ही था जिससे उसने पहला निकाह किया था। बाकी सब लोग हैरान थे, जबकि कुछ लोग उसका मजाक बना रहे थे। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? मत भूलो कि तुम दुल्हन हो।
اس کی سوتیلی بہن نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور اپنی گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل یکدم مطمئن ہو گیا تھا، تو یقیناً اس انسان نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب وہ اسے ڈرے گی نہیں بلکہ اسے بدلا لے گی۔ رخصتی کے وقت اس کے بابا اسے اپنے سینے سے لگا کر بہت روئے۔ وہ ان کی لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی جسے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ اب اسے خود سے دور کرنا انہیں دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا، اور اب وہ رخصت ہو کر حدید کی حویلی میں آ چکی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس نے اس کے استقبال کا بھی سارا بندوبست کر لیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اس نے کشن اٹھا کر حدید پر پھینکنا شروع کر دیے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ اتنا گھٹیا مذاق کرو گے۔ تمہیں آخر یہ سب کچھ کر کے کیا ملا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری وجہ سے میں کتنی پریشان رہی۔ میں بھی تو پریشان رہا تھا میری جان۔ وہ اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مطلب اس دن تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی؟ تم میرے قریب نہیں آئے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ محبت کرنے والے اپنے محبوب کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ میں کس حق سے تمہیں چھوتا؟ میں تمہارے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے وہ تھوڑا سا ڈرامہ کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تم سے اس وقت تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گی، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ نیلم اب کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو چکا تھا کہ اسے اس دن حدید پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ باقی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا وہ بڑھا گئی تھی۔ ہر کسی کی عزت نفس ہوتی ہے اور ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ دوسروں کی عزت نفس کا احترام کرے۔ تو محترمہ اب کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں؟ یہ کہہ کر وہ شرارتی انداز میں اس کی طرف بڑھا، مگر وہ اس کے ہاتھوں سے بچتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ وہیں سے چلائی تھی کہ مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ آپ جتنا وقت لینا چاہتی ہیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تقریباً 1 مہینے تک اس نے حدید کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حدید نے کبھی اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرتا تھا اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتا تھا۔ 1 مہینے بعد نیلم صاحبہ نے حدید کو اپنا اختیار سونپ دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسان کبھی بھی اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا اور ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔